सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। और हमने पिछले दो क्लासेस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हमने कर ली है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है काफ़ी आसान तरीके से। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो जाके देखें। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की दोनों ही वीडियो जो मैंने अभी तक शूट की है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक की, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप जरूर उसे देखना मत भूलना। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक। कहने का मतलब ये हमारी आखिरी वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। इसमें मैं पूरा खत्म कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चन हैं। कुल कितने क्वेश्चन है? 18 तक हैं। ये 13 से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, ओके, जो कि गर्म होती है। किस प्रॉपर्टी के कारण गर्म होती है? रेजिस्टेंस ज्यादा अप्लाई करेगी। यही बात है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो आप बाजार में खरीदते हो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि दिस ओवन इज नथिंग बट अ रजिस्टर। आप इसे इलेक्ट्रिक ओवन नाम दे दो या फिर मैं इसे एक रजिस्टर कह के पुकारूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रजिस्टर है कितने वोल्टेज लाइन पे चलती है? 220 वोल्ट पे चलती है, राइट। मैं लिख देता हूं वोल्टेज कितना लगी है? 220। और ये भी कहा गया है कि 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं। अब मान के चलते हैं एक ए रेजिस्टेंस कॉइल है और एक और बी रेजिस्टेंस कॉइल है। देखो 2 रजिस्टर कॉइल है ऐसे, ठीक है। ए रजिस्टर कॉइल है, बी रजिस्टर कॉइल है और दोनों की वैल्यू भी दी गई है। दोनों ही कितने कितने ओम के हैं? 24 ओम के हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे 24 ओम ये पैदा करेगी, 24 ओम ये पैदा करेगी। कुछ 3 केसेस दिए गए हैं कि अगर हम मान लिया जाए दोनों को सेपरेटली यूज करें तब कितना करंट बनेगा, कितना करंट ये ड्रॉ करेगी, खींचेगी सर्किट से। और अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करके अगर यूज करें तब कितना करंट ये खींचेगी। और अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करके करें तब कितना। तो अगर मैं सेपरेटली करूं, पहले ये मैं करूंगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेटली करूं तो देखो सेपरेट का क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेटली करने का मतलब कि एक तुम सर्किट यहां बना रहे हो जो कि 220 वोल्टेज तुमने डाल दी है। अब यहां पे एक रजिस्टर का मैंने बैटरी बना दी, यहां पे एक रजिस्टर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो और एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 24 ओम। कितना करंट ड्रॉ होगा यहां पे, कितना करंट होगा? सीधे क्या लगाना है? ओम्स लॉ लगाना है। लगाओ ओम्स लॉ। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं ए सेपरेटली। अगर हम सेपरेटली करें तब इस केस में V इक्वल IR होगा, राइट। I इक्वल क्या होगा? V/R होगा। वोल्टेज कितनी है? 220। रेजिस्टेंस कितनी है? 24। क्या वैल्यू आएगा? चलो काटते हैं। कितने बार में कट जाएगा ये? 24 10 जा नहीं लगेगा, 24 9 जा लगाते हैं। 9 36 के 6 बाकी 9 18 18 3 21, राइट। 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? 216। फिर 4 बच जाएंगे, 1 आएगा। फिर 160 बच जाएंगे, 160। 24 को 160 कितने बार में आ जाते हैं? 20 से 160, 24 से 7 28 के 8 बाकी 17 14 14 16 नहीं 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आई? करंट की आई। मैं क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो 9.16 ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी करंट ड्रॉ होगी जब आप सेपरेटली यूज करोगे, जब बस एक कॉइल यूज करोगे। या तो एक कॉइल यूज कर लो, नहीं तो बी कॉइल यूज कर लो। दूसरा केस हम देखते हैं जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करके करते हैं। तब सीरीज में, जब आप सीरीज में कनेक्ट करके करोगे तो वहां का सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरह का कि आपने 2 कॉइल ऐसे लगा दी, सीरीज में 2 कॉइल ऐसे लगा दी, पर वोल्टेज तो आप वही दोगे ना, 220 वोल्ट। ये भी 24 ओम का कॉइल है और ये भी 24 ओम का कॉइल है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे ए और बी दोनों कॉइल लगा दे रहा हूँ सीरीज में। तब कितना करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ क्या कहती है कि अगर आप टोटल वोल्टेज दे रहे हो 220 वोल्ट, तो अगर आप टोटल करंट ही खींचोगे तो ये 2 रजिस्टर मिल के खींचेंगे कुछ करंट, तो इन दोनों को मिलाना भी तो पड़ेगा। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। 2 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, 2 हैं, 2 कॉइल हैं, तो दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। मुझे कुछ नहीं कर रहा है, दोनों को जोड़ देना है। देखो तो एक 24 ओम की है, दूसरी भी 24 ओम की है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 48 ओम। 24 48 ओम हो गए।
अब मैं क्या करूँगा, ओम्स लॉ लगाता हूँ। टोटल वोल्टेज कितना है, देखिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज है 220 इक्वल आई कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है कि टोटल करंट कितनी आएगी। रेजिस्टेंस कितना है टोटल, देखो क्या लिखा हुआ है 48 ऐसे बना दो। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा 220/48। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, डिवाइड करने का सिंपल तरीका भी, यहाँ पे 24 से डिवाइड करने पे 9.16 आया है, तो यहाँ पे 48 मतलब कि दुगना से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 शायद ये यस 9.6 का आधा कर दो कितना हो जाता है 4.58 आ जाएगा। ये क्या लिखेंगे हम, एम्पियर लिखेंगे। इतना आंसर आया। अब फिर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस कहा जाता है, तीसरा केस कि पैरेलल में अगर करेंगे तब क्या होगा सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते तब। तो देखो यहाँ पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते तो मैं इसी सर्किट में बना देता हूँ। पैरेलल करोगे तो दोनों कॉइल को कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पे आएंगी और एक यहाँ पे आएगी। ये भी 24 ओम और ये भी 24 ओम। दोनों कॉइल कौन कौन से लगाए गए हैं, ए और बी। तो पैरेलल में भी तो वही काम करना पड़ेगा ना। ये जो यहाँ से करंट निकलती है ना, ये टोटल करंट निकलती है। और टोटल करंट कैसे निकलेगी, ये देखेगी कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट करोगे तो पैरेलल कनेक्ट करोगे तो 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 जानते हो। इस फॉर्मूला का यूज करें तो 1/24 प्लस 1/24 आने वाला कितना है 1/12 आने वाला है। तो क्या 1/12 ओम आंसर है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, हम इसे पलटेंगे भी क्योंकि यहाँ देखो 1/RP है तो 1/RP इक्वल 1/12 ओम है। तो RP इक्वल कितना हो जाएगा, RP इक्वल 12 ओम हो जाएंगे। मतलब कि पैरेलल अगर हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, घट जाएगा। पैरेलल में घट जाता है 12 ओम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल IR। यहाँ पर से I इक्वल क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। वोल्टेज कितना है 220 है और यहाँ पे कितना है डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से 24 से डिवाइड करने पे 9.16 आया था, तो यहाँ पे दरअसल 18.32 आने वाला है, 18.32। तो यहाँ पे देखिए आपका 14th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। दो सर्किट बनेंगे, पहला सर्किट हम बना के देखते हैं। लिखा हुआ है पहले सर्किट में आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, लगा दी जाती है। 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। कितने रजिस्टर हैं, 2 ओम के रजिस्टर हैं और 1 ओम के रजिस्टर हैं, कुल 2 रजिस्टर हैं। तो यहाँ पे एक 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया और एक 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया। फोकस किस पे रखना है, फोकस ध्यान देना हमेशा 2 ओम के रजिस्टर पर रखना है, 2 ओम। तो यहाँ पे ऐसे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, फोकस यहाँ होना चाहिए। फिर एक और सर्किट है, ठीक है, एक और सर्किट है जिसमें 2 ओम के रजिस्टर को लगाया जाता है पर अलग अंदाज में। देखो कैसे, यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं और वो दोनों कैसे हैं, पैरेलली ज्वाइन किए गए हैं। और वोल्टेज कितनी दी गई है, वोल्टेज दी गई है 4 वोल्ट और एक 12 ओम का रजिस्टर है और एक 2 ओम का रजिस्टर है ना। यहाँ पे फोकस कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। सोचो अगर मुझे पावर ही निकालना है कि यहाँ का पावर कितना होगा और यहाँ पर पावर कंजम्पशन कितना होगा और फिर दोनों का पावर कंजम्पशन जो भी आएगा उसका रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है। मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ 4 वाट आ रहे हैं और यहाँ 8 वाट आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जस्ट इसके दुगना यहाँ पावर कंजम्पशन हो रहा है, तो 1:2 का रेशियो बनेगा। अभी तक मैंने निकाला नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मुझे रेशियो निकालनी है। तो मुझे दोनों का पावर चाहिए, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे तुम पावर का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे खास यहाँ पे अगर हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला VI होता है। यहाँ पर का वोल्टेज मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, देखो ध्यान से समझना। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ते हैं ना, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट दोनों अलग अलग जगह में टूट जाएगा। मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, मैं यहाँ पे ओम्स लॉ भी लगा सकता हूँ, V इक्वल IR लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं ओम्स लॉ भी लगा सकता हूँ। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल IR करके आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल V के जगह पे IR रख दो, I² R बन जाएगा, राइट, I² R बन जाएगा। अब देखो करंट पता है क्या कि सर कितना करंट पास करी, ये तो मुझे पता ही नहीं है।
करंट कैसे निकलेगा? सोचो, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा करंट निकालने के लिए। करंट निकालने के लिए मैं यहाँ ओम्स लॉ लगाता हूँ, V = IR करता हूँ। अगर तुम्हें टोटल करंट चाहिए, यहाँ पे सर्किट की मुझे टोटल करंट चाहिए, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ता है पर करंट तो नहीं बढ़ता है। मान के चलिए 4 एम्पियर ऐसे अगर ट्रैवल कर रहा है तो 4 एम्पियर यहाँ भी होगा, 4 एम्पियर यहाँ भी होगा। तो 1 ओम के रजिस्टर में भी 4 एम्पियर जाएगा और 2 ओम के रजिस्टर में भी 4 एम्पियर जाएगा। तो करंट नहीं बटेगी, तो मुझे टोटल करंट चाहिए, बस वो निकल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट क्या है। देखते हैं, वोल्टेज कितना है टोटल, 6 है। करंट कितना है टोटल, नहीं पता। रजिस्टेंस तो टोटल पता है ना, अगर सब कुछ टोटल कर, रेजिस्टेंस भी टोटल चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, बस जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 ओम आ जाएंगे। तो यहाँ से करंट क्या निकल जाएगा, 3 2 बार में काट देगा इसको, कितना आ जाएंगे, 2 एम्पियर आ जाएंगे। आ जाएंगे, करंट 2 एम्पियर हो गए। अब यहाँ पे पुट कर दो, 2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर का खास। मुझे तो बस इसी से ना मतलब है कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन क्या है, और पावर का मैंने फॉर्मूला क्या तैयार किया है, I²R। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, देखो तो 4 × 2 8 वाट आ रहा है, 8 वाट आ रहा है। तो ये पहले सर्किट में निकल गया। अब हम देखते हैं दूसरे सर्किट में क्या होगा। देखो ये पहले सर्किट का है, अब दूसरे सर्किट में देखते हैं। दूसरे सर्किट में यहाँ पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पैरेलल में वोल्टेज का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। जैसे सीरीज में यहाँ पे 6 वोल्ट में से मान के चलो यहाँ पे कुछ वोल्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ वोल्ट हो जाएंगे, अलग अलग भागों में टूट जाएगा। यहाँ पे 4 वोल्ट लग सकता है, यहाँ पे 2 वोल्ट लग सकता है, पर यहाँ पे दोनों जगह 4-4 वोल्ट होंगे। 4 वोल्ट की जो तुमने बैटरी लगाई है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट लगेगा, यहाँ पे भी 4 वोल्ट लगेगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ हम लगा दें, तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा दो, या फिर कह दो कि P = क्या होता है सर, VI होता है। वोल्टेज तो तुम जानते हो कि 4 होगा, पर क्या तुम्हें करंट पता है कि करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रही है, नहीं पता है, फिर फंस गए। अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V = क्या होता है, I। मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। कहाँ पर का, यहाँ पर का। यहाँ पर का अगर करंट निकालना है तो आप यहाँ पर का अकेले से करंट में भी निकाल सकते हो। सोचो, करंट = क्या होगा, V/R। एक और चीज़ ध्यान रखना कि पैरेलल में जो भी करंट यहाँ से निकलेगा वो बट जाएगा, कुछ करंट यहाँ चल जाएंगे और कुछ करंट यहाँ चल जाएंगे, 2 अलग अलग वायर होंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए 3 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर जा सकता है, या यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा तो यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा। 2 एम्पियर और 1 एम्पियर 3 एम्पियर हो जाएंगे, तो बट जाती है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर का अलग का करंट ही निकाल लेता हूँ, I = VR। तो I = वोल्टेज कितनी है, दोनों को तो सेम मिलेगी। इस खास पॉइंट पे वोल्टेज 4 वोल्ट होगा, 4 रख देता हूँ। इस खास पॉइंट पे रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 2 रख देता हूँ। कट गया, कितना आया, 2 एम्पियर आ गया। इस खास पॉइंट पे कितना है, 2 एम्पियर करंट है। तो इस खास पॉइंट पे मुझे वोल्टेज भी पता है, अब करंट भी पता है, पावर निकल जाएगी। वोल्टेज 4 है, करंट 2 है, कितना आ जाएगा, 8 वाट। पावर कितना आ गया, 8 वाट आ गया। तो देखो, अगर मैं सीरीज की बात करूं तब भी पावर 8 वाट आ रहा है, और पैरेलल दूसरे केस की बात करूं तब भी पावर 8 वाट आ रहा है। तो मैं ऐसे करूंगा, पावर इन सीरीज एंड पावर इन पैरेलल। किसकी बात कर रहे हैं, 2 ओम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी। तो ये कितना, यहाँ पे वाट कंजम्पशन है इसका 8 वाट, और यहाँ के पे कितना कंजम्पशन है, 8 वाट। कटेंगे, 1:1 आंसर आएगा। जितना यहाँ उतना ही वहाँ, जितना इस सर्किट में उतना ही इस सर्किट में। खत्म हो गया, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 में देखना, 2 लैंप्स हैं और दोनों, एक 100 वाट पे ऑपरेट होता है, कहने का मतलब 100 वाट कंजम्पशन करता है, दूसरा 60 वाट कंजम्पशन करते हैं, और दोनों ही 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो मैं इस तरह का सर्किट बना सकता हूँ, यही बना देता हूँ। और कैसे है ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये भी देखना, एक तो इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई है, यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, और आप कह सकते हैं कि दोनों ही रजिस्टर होंगे। जो 2 लैंप होंगे वो क्या कहलाएंगे, रजिस्टर कहलाएंगे। तो एक रजिस्टर, एक लैंप मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा लैंप जस्ट इसके पैरेलली लगा दिया। ये 2 लैंप है, दरअसल ये दोनों लैंप हैं, और एक 100 वाट कंजम्पशन करता है और दूसरा 60 वाट कंजम्पशन करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है मुझे कि दोनों लैंप कितना कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, पर ये पता है ये 100 वाट ही कंजम्पशन करेगा, ये 60 वाट ही कंजम्पशन करेगा।
एक बेसिक्स आइडिया ये लगाओ, दोनों को तो 220 वोल्ट ही मिल रहा है क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना ही वोल्टेज इसको मिलेगा। ऐसे केस में दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी ना, दोनों अलग अलग करंट उठाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कुछ करंट जो भी यहाँ से निकलेगा वो इधर कुछ चल जाएगा और कुछ ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस के अनुसार करंट बढ़ जाती है, यहाँ पे कुछ करंट होगी, यहाँ पे कुछ। अगर मैं इन दोनों केसेस में करंट निकाल लूँ और जोड़ दूँ तो मुझे टोटल करंट पता चल जाएगा। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट खींचा जा रहा है फ्रॉम द लाइन। देखो तो ये लाइन है ना, तो मुझे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ से कितना करंट खींचा जा रहा है, और ये करंट यहाँ I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 चला जा रहा है। तो अगर मैं I1 और I2 निकाल के जोड़ दूँ तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा। इस केस में देखते हैं I1 है, मान के चलो ये P1 है और ये P2 है, पावर 1 पावर 2। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 होगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 होगी, ठीक है। तो मैं P1 लिखता हूँ तो P1 इक्वल हो सकता है, वोल्टेज तो V1 V2 नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज सेम है, तो मैं लिखूंगा V इंटू I1। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, P इक्वल VI होता है पावर का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 V1। सोचो P1 कितनी है 60, वोल्टेज कितनी है 220, करंट कितना है नहीं पता ना, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 60/220। कुछ करता है, काट दो, कितने आ रहे हैं 6/22 आ रहे हैं। चलो ये सही रहने देते हैं, 6/22 एम्पियर यहाँ आ रहा है, लिख सकते हैं 6/22 एम्पियर। अब आते हैं ऊपर वाले केस में, तो ऊपर में P2 इक्वल अगेन V2 नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज तो बदल ही नहीं रहा है, V पर करंट बदलेगी, I2 हो जाएगी। I2 इक्वल क्या हो जाएगा, P2/V। P2 कितनी है, लिखा हुआ है 100, और वोल्टेज कितनी है 220, नहीं बदलेगी। यहाँ पे कितना आया 10/22 एम्पियर। मैंने क्या कहा था, अगर टोटल करंट निकालना चाहते हो जो कि लाइन से निकल रही है, सप्लाई लाइन से, तो क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 करना पड़ेगा। जोड़ो, 6/22 प्लस 10/22 क्या होंगे, 16/22 हो जाएंगे। इसको डिवाइड करो, कितने आ जाएंगे, 22 बचे क्या होता है बाबू, 22 बचे 160 है ना, इधर ऐसे करो, 0 पॉइंट लगाओगे, 22 बचे 20 बचे 100 होता है, नहीं और लगना पड़ेगा, 22 सत्ते लगाते हैं, 7 दूनी 14 4, बाकी 7 14 15, हाँ ठीक, 22 सत्ते लग जाएगा, फिर से बचेंगे 60, तो मुझे मेरे ख्याल से 2 लगाना पड़ेगा। तो 0.72 एम्पियर टोटल करंट यहाँ पे ड्रॉ होने वाली है इस सप्लाई लाइन से। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जल्दी से पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। एनर्जी पूछा गया है। एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क होता है, वर्क मतलब एनर्जी। फॉर्मूला हमारे पास कई हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर का वर्क डन बाय टाइम भी एक फॉर्मूला होता है ना, राइट। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप ये इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या होगा, वर्क डन इक्वल P इंटू टाइम बन जाएगा एक फॉर्मूला। अब देखो, अगर मैं टीवी सेट की बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टीवी सेट, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा विच इज एनर्जी। पावर कितना ले रहा है ये, 250 वाट। कितने समय के लिए यूज किया जाता है, 1 घंटे के लिए। यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 घंटा लिखा हुआ है जो कि SI यूनिट नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल क्या होता है, 1 आवर इक्वल 3600 सेकंड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3600 मैं करूँगा, कुछ कटेगा तो नहीं, गुना में है, तो 25 को 36 से गुना कर दो, कितने हो जाएंगे, 25 को 36 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 9, 90, 900 हो जाएंगे, और ये 3 0 बैठ जाएगा। यहाँ पे कितना इसको लिख सकते हो, इसको 9 × 10⁵ जूल आप लिख सकते हो। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। देखो ये 3 0 ऐसे बैठेंगे, 3 0, और 25 को 36 से गुना करोगे तो 900 हो जाएंगे, 9 × 10⁵ जूल। अब और 1200 वाट टोस्टर, अगर हम टोस्टर की बात करते हैं तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल P इंटू T। यहाँ पर देखो पावर कितना है, 1200 वाट है, कितने देर के लिए यूज किया जाता है, 10 मिनट के लिए। ये भी SI यूनिट नहीं है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा। तो 10 × 60, 600 सेकंड हो जाएंगे, 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। 12 छक कितना होगा, 72 होगा। कितने जीरो बैठने चाहिए, 2 0 इधर हो गए और 2 0 इधर हो गए, इतना जूल होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 7.2 × 10⁵
5 जूल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखो 25 गुने 36 कितना आता है, 900 आते हैं, और 12 गुने 60 720 आएगा। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन जो है ज़्यादा है और यहाँ पे वर्क डन कम है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, टीवी सेट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ 9 × 10⁵ है, यहाँ मात्र 7.2 × 10⁵ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लगे हाथ कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है और ऑफ कोर्स ये कुछ करंट ड्रॉ करेगी 15 एम्पियर की फ्रॉम द सर्विस मीन्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए ऐसा ये करती है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। जब ये लिखा गया है ना, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, इस पे ध्यान देना, गलती मत करना। ये नहीं कि तुमने हीट निकाल दिया, नहीं, लिखा गया है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो बताओ, सिंपल सा सोचो, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड को हम क्या लिख सकते हैं, रेट एट विच हीट डेवलप्स, ऐसे भी कह सकते हैं। एक फॉर्मूला है मेरे पास, पावर इक्वल वर्क डन बाय टाइम टेकन। ध्यान से देखना, क्या वर्क डन हीट एनर्जी नहीं हो सकती है? वर्क डन मतलब एनर्जी, और एनर्जी तो किसी भी एनर्जी का फॉर्म ले सकती है। तो मैं इसी को पावर के फॉर्मूले के लिए मैं वर्क डन को हीट में लिख सकता हूं, और फिर ये क्या कहलाएगा, पावर इक्वल हीट एनर्जी बाय टाइम टेकन। और रेट एट विच हीट एनर्जी इज डेवलप्ड इज नथिंग बट हीट बाय टाइम। यही होता है ना डेट, यही होता है ना रेट, रेट मतलब दर, कितने समय में कितना हीट, और यही क्या देगा, रेट एट विच इज डेवलप्ड विच इज नथिंग बट। तो आपको हीट नहीं निकालना है बल्कि आपको पावर निकालना है, आपको सीधे पावर निकालना है। तो आप पावर निकालो, पावर निकाल लिए तो इसका आंसर पता चल जाएगा, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, बिकॉज पावर इज नथिंग बट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। पावर क्या होगा, फॉर्मूला होता है VI होता है ना। वोल्टेज कहीं पे दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो वोल्टेज को मैं चेंज कर देता हूँ, IR कर देता हूँ। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल IR होता है और इंटू I हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, ये I² R बन जाएगा, बनेगा। I कितनी है, ये तो दी गई है 15 एम्पियर, 15 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R, रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम है। इसको सॉल्व करते हैं, 225 गुने 8 कितना आएगा रिजल्ट, 200 गुने 8 1600, 25 8 200, 1600 200 1800, 1800 आपकी वॉट आंसर आ जाएगी। 1800 वॉट आंसर आ जाएगी। और वॉट है क्या, देखो वॉट इज नथिंग बट हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से, और टाइम को सेकंड से। तो इतना जूल कह सकते हैं, वॉट इज नथिंग बट 1800 जूल हर सेकंड में क्या होगा, डिलीवर होगा। 1800 जूल हर सेकंड में। वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यहाँ से दिख रहा है जूल पर सेकंड। यही तो है रेट, कि हर एक सेकंड में कितना जूल, 1800 जूल कंजम्पशन होगा, एनर्जी बनेगी। समझ में आ गया है, कॉपी कर लो। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपका आखिरी क्वेश्चन है 18वां नंबर 18th, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, राइट। तो टंगस्टन हम क्यों यूज करते हैं, तो टंगस्टन एक ऐसी मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी हाई हुई तो वो ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा करेगा, इस कारण वो ज़्यादा हीट होगा। ज़्यादा हीट होने का मतलब ग्लो ज़्यादा करेगा, रोशनी ज़्यादा उत्पन्न होगी, पर वो गल के भी नहीं गिर सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो ज़्यादा गर्म भी हो और गल के गिरे भी ना। तो टंगस्टन इज द परफेक्ट मेटल, परफेक्ट मटेरियल। अब आते हैं B. Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? मैंने अभी इसका जवाब दिया। टोस्टर्स और जितने भी हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय के इसलिए बनते हैं क्योंकि एलॉय ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है उसके पास, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो वो जलेगी तो जरूर, जलना नहीं, वो गर्म तो होगी जरूर, ग्लो जरूर करेगी, पर वो गल के नहीं गिरेगी जल्दी। तो इस कारण हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? आप अपने घरों में सीरीज अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? सिंपल है, अगर मुझे बल्ब ऑपरेट करनी है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस समय फैन चलना शुरू हो जाए। ठंड के दिनों में अगर मैं बल्ब जला रहा हूँ तो फैन मैं क्यों चाहूँगा कि वो चले? तो हम सभी अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग स्विच देते हैं, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि मेरी जो मर्जी हो वही इक्विपमेंट काम करे। अगर सीरीज में सारा कुछ कर दोगे तो ऐसा होगा कि तुमने एक स्विच ऑन किया, बल्ब भी जल गया, फैन भी चल गई, टीवी भी चलने लगी, सब कुछ होने लगा, फिर तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, कहने के बाद तुम्हारी चॉइस खत्म हो जाएगी। इसलिए हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया? डी है ये।
रेजिस्टेंस कैसे बदल जाएगा अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं और घटाते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्युमिनियम का ही ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है जिसके कारण ये कम रेजिस्टेंस पैदा कर पाते हैं पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये कम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ हम कर पाएंगे इनसे। तो ये परफेक्ट मटेरियल है, अच्छे कंडक्टर्स हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा तरह से खत्म हो जाता है। हम फिर मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वहाँ पे मेरे वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ जाके मैथ्स के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद।